जय हिंद दोस्तों, चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज के इस लेक्चर में एसपीटी एक्ट को समझेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीएनटी एक्ट को समझा था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और वहीं पर मैंने बताया था कि जो हमारा संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है एसपीटी, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी हद तक सिमिलर भी है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम है। रीजन अलग है, वो छोटा नागपुर रीजन का, ये संथाल परगना क्षेत्र का है, रीजन का है। लेकिन जो मूलभूत अवधारणा है, क्यों ये एक्ट है, इसका मेन एम क्या था और कौन सी प्रॉब्लम्स है, तो वो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम ही हैं। तो अब इस एक्ट्स को हम लोग समझेंगे। और ये जो एक्ट है ये एसोसिएटेड है संथाल रिवॉर्ड से। जैसे जो हमारा सीएनटी एक्ट था वो एसोसिएटेड था मुंडा रिवॉर्ड से, उसी तरीके से जो एसपीटी एक्ट है ये एसोसिएटेड है संथाल रिवॉर्ड से। बहुत सारे ऐसे रिवॉर्ड्स हुए ट्राइबल एरियाज में, जो कि कहीं ना कहीं जब फर्स्ट मोमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट जो हमारा कह सकते हैं स्वाधीनता संग्राम 1857 की जब हम लोग बात करते हैं, उसके बाद से इस तरीके के प्रोविजंस आना शुरू हो गए। विल्किंसन रूल तो खैर थोड़ा पहले आ गया था, लेकिन सीएनटी आता है, एसपीटी आता है और छोटे छोटे बहुत सारे रूल्स आते हैं। और अगर हम ध्यान से अगर एक कलेक्टिव वे में समझें डिफरेंट इस तरीके के जो रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसेसेस हैं ट्राइबल एरियाज में, लाइक शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, पेशा पेशा तो खैर बहुत बात का है, नया है, एसपीटी, सीएनटी, विल्किंसन रूल। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स जो काउंटर कर रहे थे ब्रिटिश टाइम पीरियड में, उसको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए, उसको शांत करने के लिए इस तरह के प्रोविजंस आए, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से। सो दैट्स वाई दीज एक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको सिर्फ हमें रटना नहीं है, बल्कि हमें, इसीलिए इसको मैंने इस वे में स्टार्ट किया कि जो ब्रिटिशर्स की जो मेंटालिटी थी, जो वो मेंटल मैप लेके चल रहे थे ट्राइबल्स के लिए, और जो उनकी साइकोलॉजी थी, उसको भी हमें समझना ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों उन्होंने ट्राइबल्स पे इतना फोकस किया, क्योंकि वो सबसे पहले कन्वर्जन वाला काम उन्हीं पे ही कर रहे थे। जो मेन जो मिशनरीज का एजेंडा था, जो मेन फोकस था क्रिश्चियन मिशनरीज का, वो ट्राइबल एरियाज ही थे, क्योंकि ट्राइबल्स ही सबसे ज़्यादा काउंटर कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। इसी वजह से इस तरीके के एक्ट्स आए, ऐसे प्रोविजन आए कि कहीं ना कहीं जो ट्राइबल एरियाज में अपराइजिंग्स हैं उनको शांत किया जाए, क्योंकि नॉर्मल अदर एरियाज में तो विद्रोह हो ही रहे थे लगातार। हमारे जो सेना नायक हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं, वो कर ही रहे थे, लेकिन ट्राइबल एरियाज में भी हो रहा था और दोनों मिल के काम कर रहे थे। तो इस वजह से वो ज़्यादा काउंटर हो रहा था उस टाइम पे। तो इस वजह से जो हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है ये काम डाउन हो जाए, यहाँ पे एटलीस्ट ट्राइबल जो लोग हैं वो हम उनको शांत कर दें इस तरह के प्रोविजन लाके। तो मेन जो कह सकते हैं टारगेट जो था इन लोगों का, ब्रिटिशर्स का, वो यही था। सो इसीलिए एसपीटी एक्ट उतना ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जितना सीएनटी था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। सो हियर यू कैन see the definition of act, and it is clearly mentioned here that the Santhal Pargana Tenancy Act (SPT) is a strong tribal land protection law for the Santhal Pargana region of Jharkhand. It strictly prohibits the transfer of tribal land to non-tribals and safeguards community land from the transfer of land, यहाँ पे कुछ शब्द लग रहा है मिस हो गए, फ्रॉम आउटसाइडर्स। कम्युनिटी लैंड जो ट्रांसफर है उसको हम एक तरीके से रोकें। money lenders and illegal grabbing. The act ensures land restoration in case of illegal transfers and preserves the unique cultural and customary practice of the संथाल community. क्योंकि ट्राइबल्स के लिए हम सभी जानते हैं कि जो लैंड है वो एक भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, वो नॉर्मल लैंड मास नहीं है, बल्कि उनके कल्चर से भी बहुत एसोसिएटेड होता है। मैं जितना ट्राइबल एरिया में रहा हूँ, मैंने देखा है कि बहुत सारे उनके जो रिचुअल्स होते हैं, ट्राइबल सॉन्ग्स, डांस प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, वो जाके फॉरेस्ट एरिया में ही अपने लैंड पर वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। सो उनकी डेली लाइफ में इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। वो वहाँ पे कुछ उगाते हैं, उससे उनका भरण पोषण होता है, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है ही ट्राइबल एरियाज में। लेकिन ये जो उनके कल्चर से इसका जो एसोसिएशन है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
और वही बात यहाँ पे कल्चरल एंड कस्टमरी प्रैक्टिस जो इस कम्युनिटी की है वो बची रहे, प्रिजर्व रहे, और ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल लैंड का इस तरीके से ट्रांसफ़र ना हो, और अगर इलीगल ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका रिस्टोरेशन भी हो. So these are some major part of major components of this act. So here some other points are also mentioned. Protects tribal land from outsiders. Outsiders say protection. Stop sale transfer of tribal land to non-tribal. कैंसिल इलीगल लैंड ट्रांसफर्स, और अगर हुआ है तो उसका रिस्टोरेशन. गिव स्ट्रॉन्ग लैंड राइट्स टू ट्राइबल फार्मर्स. प्रिवेंट्स इविक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड होल्डर्स. कंट्रोल लैंड यूज चेंज विदाउट परमिशन. हेल्प्स प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर एंड लिवलीहुड. स्टिल प्रोटेक्ट्स ट्राइबल्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टुडे. अभी भी ये काम कर रहा है और लागू है, और डिस्प्लेसमेंट को एक तरीके से रोकता है. जो हम लोग अक्सर फोर्स्ड माइग्रेशन, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, तो उसको भी ये काउंटर करने का काम करता है. सो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू एसपीटी एक्ट. सो हियर हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं. जो एसपीटी एक्ट है संथाल परगना रीजन में, ये प्रोहिबिट करता है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल एंड सेव गार्ड्स कम्युनिटी लैंड फ्रॉम आउटसाइडर्स. हाँ, अब ये डिफिनेशन प्रॉपर है. मैं इसको थोड़ा अलग अलग वे में करके पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि शायद डिफिनेशन में कहीं मैंने मिस्टेक कर दी. नहीं, डिफिनेशन एकदम सही है. हम फिर से इसको रीड करते हैं एक बार. द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबल लैंड प्रोटेक्शन लॉ फॉर द संथाल परगना रीजन ऑफ झारखंड. It strictly prohibits the transfer of tribal land to non-tribals and safeguards community land from outsiders, moneylenders, and illegal grabbing. The act ensures land restoration in case of illegal transfers and preserves the unique cultural and customary practices of the Santhal community. तो ये सिंपल लैंग्वेज में यही है कि जो भूमि का हस्तांतरण आदिवासी से गैर आदिवासी में हो रहा था, जो आउटसाइडर्स की एंट्री हो रही थी, वो चीज़ रुके, और जो जल जंगल जमीन, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी की, वो उनके पास रहे. तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, डेफिनेशंस थी. सो व्हाट आर द मेजर एम्स ऑफ दिस एक्ट. क्या क्या मेन इसमें एम्स है, क्या चीज़ें हैं. सो मेनली ट्रांसफ़र पे बात करता है कि जो ट्रांसफ़र हो वो ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ना हो. अगर ट्रांसफ़र हुआ है तो उसका रिस्टोरेशन की इसमें बात है. एग्रीकल्चरल राइट मिले, क्योंकि अगर इनके पास अपनी लैंड होगी तो एग्रीकल्चरल राइट भी इनका होगा. नॉन ट्राइबल्स दीकूज जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन हो. फोर्स्ड माइग्रेशन स्टॉप हो. ये सब चीज़ें होंगी तो निश्चित ही फोर्स्ड माइग्रेशन स्टॉप हो जाएगा. सो ट्रांसफर, रिस्टोरेशन, एग्रीकल्चरल राइट, नॉन ट्राइबल रिस्ट्रिक्शन एंड फोर्स्ड माइग्रेशन शुड बी स्टॉप. These are some major aims of SPT Act, also CNT Act and also for SPT Act. और इसमें जो नॉन ट्राइबल वाला एस्पेक्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और यही सबसे एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी कहानी में मेन चीज़ यही है. उस टाइम पे जब आउटसाइडर्स की, जिसको हम लोग जब ट्राइबल एस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम लोग उसको दिकूज कहते हैं, जब उनकी एंट्री हुई, जमींदारों की एंट्री हुई, वहाँ से ट्राइबल्स के लिए प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, और वहाँ से इस तरह के ट्रांसफर्स, इलीगल ट्रांसफर्स, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल ट्रांसफर, ये सब चीज़ें हुई. और उसी के विरोध में फिर उस वाले रीजन में जहाँ पे सीएनटी लागू हुआ छोटा नागपुर वाले रीजन में, वहाँ पे मुंडा रिवॉल्ट होता है, और यहाँ पे फिर संथाल रिवॉल्ट होता है. सो दीज आर सम एम्स. प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें. रिकॉर्ड्स एंड मैप्स में अक्सर आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी. कभी कभी रिकॉर्ड्स नहीं मिलते थे, मैप्स सही नहीं मिल पाते थे. अगर रिस्टोरेशन करना है, गलती से लैंड ट्रांसफ़र हो गई है नॉन ट्राइबल को, तो उसका एक लंबा प्रोसेस हुआ करता था. फेक एसटी सर्टिफिकेट्स कई बार बनते थे. लीज पर अगर लैंड दे दी गई है या गिरवी रखी गई है तो उसको फिर निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी, और उसका जो समय है वो बढ़ता चला जाता था. करप्शन है ही इस पूरे तंत्र में, तो यहाँ पर भी ये रहेगा. पब्लिक पर्पज़ यूज़ के लिए अक्सर ज़मीन ली जाती थी, और फिर उसका यूज़ किसी और तरीके से होता था. सो दीज आर सम लूप होल्स. और अभी के समय में बहुत सारे प्रोटेस्ट ऐसे हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे मॉडिफिकेशन करना चाह रही है सीएनटी में भी, और हो सकेगा तो अगर सीएनटी में होगा तो आगे चल के एसपीटी में भी होगा. और उससे क्या होगा, ये जो लूप होल्स हैं ये एक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन में आ जाएंगे,
और उससे इन फ्यूचर गवर्नमेंट को ही हेल्प मिलेगी कोई भी प्रोजेक्ट लगाने में, कोई भी प्लांट कंपनी को एस्टेब्लिश करने में। क्योंकि अभी तो वो कहीं ना कहीं किसी भी आदिवासी को राइट देता है कि उसके लैंड पे उसका अधिकार है, कोई ले नहीं सकता। तो अभी तो ट्राइबल के पास वो ओनरशिप है, राइट है। बट जो कुछ इसके लूप होल्स हैं, इस तरीके के जो लूप होल्स हैं, ये हमेशा से प्रॉब्लम क्रिएट करते रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये एक्ट बिल्कुल ही यूजफुल नहीं है, बहुत यूजफुल है, और इसको तो सीएनटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है संथाल परगना रीजन में। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैंने यहाँ पे बताया, और इसको अगर आप इजी वे में थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे, इस पे सोचेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, अगर गवर्नमेंट के प्रोसेसेस हैं तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें हो सकती हैं। ये नॉर्मल से प्रोसेसेस हैं और इसमें इस तरह का होना स्वाभाविक सी बात है। सो दीज आर सम एम्स एंड दीज आर सम प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्ट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने मैप लगा दिया है इस पूरे रीजन का। सो हियर यू कैन सी पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, साउथ छोटा नागपुर डिवीजन, कोल्हान डिवीजन एंड संथाल परगना डिवीजन, और ये उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। सो दीज आर डिस्ट्रिक्ट्स एंड दीज आर डिविजन्स। संथाल परगना डिवीजन की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने छोटा नागपुर डिवीजन देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने सीएनटी एक्ट और मुंडा रिवॉल्ट देखा था पिछले वाले लेक्चर में। और ये जो रीजन है, ये संथाल रिवॉल्ट और संथाल परगना टेनेसी एक्ट से रिलेटेड है। और ये है आपका कोल्हान डिवीजन। जब भी हम लोग पढ़ेंगे आगे विल्किंसन रूल, कोल रिवॉल्ट, तो ये सब क्षेत्र उससे एसोसिएटेड है। अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली इंपॉर्टेंट है कि जब ये एसपीटी एक्ट आता है, तो एसपीटी एक्ट इसके पहले एक बार 1876 में भी आ चुका था। 1949 में उसका एक तरीके से ये मॉडिफाइड वर्जन था। उसको फिर से उसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें उसमें और उसको स्ट्रेंथन किया गया और स्ट्रॉन्ग बनाया गया। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था, उसके बाद ही 1876 में एक इनिशियल वर्जन इसका आ चुका था। और आफ्टर दैट इन 1949, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इसको और कह सकते हैं प्रभावशाली बनाया गया। तो इससे 1876 को में आया, इसको मैं क्यों इतना जोर दे के बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आप उस कहानी को रिलेट कर सकते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत किस तरीके से जो हमारे ये ट्राइबल एरियाज हैं, इस क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में, इमोशनली अपने कंट्रोल में लेना चाह रही थी। कि उनको जब ये लगा कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद कि अगर हम काम डाउन नहीं किए इन क्षेत्रों में, तो बहुत ज़्यादा काउंटर अटैक हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से एक बार अर्लियर फेज में ये आ चुका था। तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि आप ब्रिटिशर्स की साइकोलॉजी, ब्रिटिशर्स का जो एक मेंटेलिटी चल रही थी ट्राइबल कम्युनिटीज को लेके, उसको भी आप साथ में समझ सकें। और ये रीजन हमेशा से अभी भी चर्चा में रहता है, क्योंकि ये बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश, सॉरी नॉट बांग्लादेश, ये बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ। और यहाँ पे बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इसकी बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो लोग एंट्री लेते हैं वेस्ट बंगाल, और वहाँ से फिर वो एंट्री लेते हैं यहाँ पे। और जब आप इस रीजन में ट्रैवल करेंगे, मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, चूंकि बॉर्डर शेयर कर रहा है वेस्ट बंगाल के साथ, तो काफ़ी आपको बंगाली इन्फ्लुएंस मिलेगा। दुकान के जो शॉप्स के नेम्स हैं या जो पोस्टर्स हैं, इस तरह की चीज़ें आपको बंगाली में देखने को मिलेंगी। और लोग बंगाली बोलते भी हैं। तो ये रीजन बहुत ही पास में बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है वहाँ पे। तो इस वजह से वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी के समय में इसकी डेमोग्राफी काफ़ी चेंज हो गई है। जब भी हम लोग इंडिया में डेमोग्राफिक चेंज की बात करते हैं, तो हम लोग केरल की बात करते हैं। जो हमारा एनसीआर रीजन है, वहाँ पर भी जो बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट्स हैं, उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बट संथाल परगना डिवीज़न बहुत ज़्यादा इस समस्या से जूझ रहा है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। और फेक कार्ड्स, फेक आधार और फेक आईडी कार्ड्स भी इनके पास हैं। और ये आके यहाँ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में मैरिजेस कर रहे हैं और धीरे धीरे फैमिली में एंट्री ले रहे हैं, फिर लैंड ओनरशिप ले रहे हैं, और फिर डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हिसाब से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा खेल जो बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट से इनका चल रहा है। और इस पे मैं अलग से डिटेल में एक वीडियो करूँगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग एसपीटी की बात कर रहे थे, और एसपीटी बेसिकली इसीलिए आया, आप ध्यान से अगर सोचिए कि एसपीटी
इसीलिए तो आया कि आउटसाइडर्स जो दिकूज थे वो लैंड न लें, ट्राइबल टू नॉन ट्राइबल लैंड ना जाए। लेकिन अभी के समय में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तरीके से जो अभी के समय में जो बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो दिकूज ही हैं, वो आउटसाइडर्स हैं, दे आर आउटसाइडर्स। एंड इन करेंट टाइम when we talk about demographic change in India, the Santhal Pargana division is very important, and it is you can say the hotspot of demographic change in India, the hotspot of Bangladeshi illegal migrants. Especially, we also know that the NCR region, the Kerala, and all these places are also important in terms of demographic change, in terms of the increasing numbers of Bangladeshi illegal migrants. But Santhal Pargana division is very, very important, very, uh, you can say, trending, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेशी लीगल माइग्रेंट्स। तो बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में हमेशा रहता है, और लास्ट 2-3 ईयर से तो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से एसपीटी एक्ट को अब और ज़्यादा हार्ड करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे प्रॉपर सही तरीके से जांच सर्वे की आवश्यकता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं, उनको यहाँ से हटाया जाए। और एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये शेयर कर रहा है बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ, और बंगाली कल्चर पूरा यहाँ पे है। तो इस वजह से वो यहाँ आते हैं, बांग्ला बोलते हैं, और फिर यहाँ पे पूरा एक तरीके से वो अपना फैमिली सेटअप यहाँ पे कर रहे हैं। और लास्ट 2-3 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन इन करेंट टाइम। क्योंकि हम लोग एसपीटी की बात कर रहे थे, और अभी के समय में ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, इस वजह से भी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मैंने सेम स्लाइड का यूज़ किया है। यहाँ पे जस्ट मैंने इसको इसलिए ऐड कर दिया कि बहुत सारे आप देखिए रिवॉर्ड्स हुए, और बहुत सारे जितने भी रिवॉर्ड्स हैं, चाहे मुंडा रिवॉर्ड हो, चाहे सरदार रिवॉर्ड, संथाल रिवॉर्ड, कोल रिवॉर्ड, पहाड़िया रिवॉर्ड, ये सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट के इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स हैं। और सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट में झारखंड वाले क्षेत्र में बहुत सारे ट्राइबल रिवॉर्ड हुए, अपराइजिंग्स हुई। सभी के अगर हम सभी के अपने अपने कुछ फैक्टर्स थे, कंपोनेंट्स थे, कॉजेस थे। लेकिन अगर हम एक कलेक्टिव वे में रीजन को समझेंगे तो दो हमें फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट मिलेंगे। वन इज क्रिश्चियन कन्वर्जन, और यू कैन से एजेंडा ऑफ मिशनरी। और सेकंड, एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, एंट्री ऑफ दिकूज। जब दिकूज की एंट्री हो रही थी, उससे ट्राइबल का जो लैंड था वो छीन रहा था, उनके कल्चर पे प्रभाव पड़ रहा था, और उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। और अगर उनका क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है तो एक तरीके से दूसरे वे में उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनको अपने कल्चर से दूर किया जा रहा है, और उनका कल्चर खत्म हो रहा है, उनका धर्मांतरण हो रहा है। सो whenever you are discussing or talking about the revolts, the tribal uprisings in central tribal belt, you can understand that all these revolts are associated with two major components. One is the agenda of Christian missionary, the Christian conversion by some British anthropologists and missionary workers, and another is the entry of outsiders. Because due to entry of outsiders and due to Christian conversion, tribals feels it like it is a process of cultural loss in tribal areas, and cultural preservation is very important in tribal communities, and they want to preserve their culture, and that's why they started revolt. उन्होंने इसीलिए तो रिवॉल्ट किया क्योंकि वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। और कुछ लोग बहकावे में आके वो धर्मांतरण कर रहे थे, मतलब खुद का जो रिलीजन है वो चेंज कर रहे थे, वो क्रिश्चियन मिशनरी के प्रभाव में आ रहे थे, और उसी के फिर काउंटर में इस तरीके के रिवॉल्ट हुए। तो हमें हर जगह पे जब भी हम लोग कोई भी रिवॉल्ट पढ़ेंगे तो ये दो कंपोनेंट्स ऐसे हैं, मिशनरीज का एजेंडा, एंड सेकंड इज एंट्री ऑफ आउटसाइडर्स, दिकूज की एंट्री। ये हमें एक हमेशा से एक ऐसी चीज मिलेगी जो कि एक फैक्टर रही है, और हर तरह के रिवॉर्ड को इसने गवर्न किया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये
तस्वीरें आप सभी लोग इससे परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एसपीटी एक्ट की, और साथ ही साथ हम लोग संथाल रिवॉल्ट को भी समझ रहे हैं। अभी तक जो हम लोग स्टोरी देख रहे थे वो एक तरीके से संथाल रिवॉल्ट की ही कहानी थी, और इसमें सिद्धू और कानू मुर्मू का इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। तो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ऐड कर दी कि आपके एक तरीके से मेंटल मैप बना रहे, और रांची में आप जाएंगे तो इनसे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्लेसेस मिलेंगे जहाँ जो इनके नाम पे हैं। आप अगर बिरसा मुंडा म्यूजियम में ट्रैवल करेंगे, विजिट करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पर भी इनका स्टैचू मिलेगा आपको। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इनका स्टैचू भी है वहाँ पे। तो जब भी हम लोग ट्राइबल लीडर्स और ट्राइबल हीरोज की बात करते हैं इंडिया में, तो जैसे बिरसा मुंडा जी इम्पोर्टेंट है मुंडा रिवॉल्ट के लिए, वैसे ही जब हम लोग संथाल रिवॉल्ट की चर्चा करते हैं तो वहाँ पे सिद्धू और कान्हू मुर्मू जी का नाम आता है। और बड़े ट्राइबल लीडर्स की जब हम लोग ऑल इंडिया में बात करते हैं तो वहाँ पे इनका नाम लिया जाता है। सो दीज टू फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन ग्रेट ट्राइबल लीडर्स और ग्रेट ट्राइबल हीरोज ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे एंड होता है एसपीटी एक्ट के इस लेक्चर का। हम लोगों ने एक डिफरेंट वे में इसको पढ़ा, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स मिल जाएंगे एसपीटी पे, बट मेरा ये प्रयास था कि जो रटने वाली चीज़ें हैं वो तो आप रट ही लेंगे कि किस रीजन में है, कब आया, वो तो ईयर्स वाली बातें हैं। बट ज़रूरी है कि ब्रिटिश हुकूमत की मेंटालिटी को समझना, उनके मेंटल मैप को, उनकी साइकोलॉजी को समझना कि क्यों वो ट्राइबल एरियाज में इस तरह के प्रोविजंस लेके आ रहे थे, और क्या इसके पीछे मेजर स्टोरी थी, क्यों ये शुरू हुआ, और ब्रिटिशर्स की क्या चाल थी इसके पीछे, कि कहीं ना कहीं हम काम डाउन करें। क्योंकि अगर ट्राइबल कम्युनिटीज शांत नहीं हुई तो उनको पता था कि हम शासन यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं कर पाएंगे, और अगर करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट से होके गुजरना पड़ेगा। क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, कुछ भी ऐसा नहीं था, बट फिर भी वो अपने जज्बे के बल पे इतना काउंटर अटैक कर रही थी, और इतने ढेर सारे रिवॉल्ट्स हो रहे थे। बहुत सारे रिवॉल्ट्स तो हमें पता भी नहीं होते हैं, छोटे छोटे तो अनेकों रिवॉल्ट्स हुए, और इसी वजह से इस तरीके के एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए, जिससे जो सीटीबी हमारा सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है इसको काम डाउन किया जाए। अब आप चाल को समझिए, मैं इंड कर रहा हूँ, बस आपको छोड़े जा रहा हूँ इस एक पॉइंट से। बहुत सारे ट्राइब्स को मैंने पहला जैसे बताया है कि क्रिमिनल ट्राइब्स कह के साइड लाइन किया गया, उनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बिल्कुल जैसे साइड में है। जो नॉर्थ ईस्ट था वहाँ पे काफ़ी ऑटोनॉमी दी गई जिससे वो खुश रहे, वहाँ पे कोई काउंटर अटैक ना हो, वहाँ पे कोई ऐसा, हालांकि वहाँ पे भी रिवॉर्ड्स हुए, अपराइजिंग्स हुई, बट उसको कोशिश किया गया शांत करने की, ऑटोनॉमी दे करके। और अभी भी शेड्यूल 6 है वहाँ के 4 स्टेट्स में, और डिफरेंट स्टेट्स के पास अपने एक्ट्स भी हैं। और जो सेंट्रल ट्राइबल बेल्ट है यहाँ पर इस तरीके के एक्ट्स लेके आके विल्किंसन रूल, एसपीटी, सीएनटी एंड अदर्स डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस ये लाके यहाँ पर काम डाउन किया गया। तो अगर आप ब्रिटिशर्स की साइकोलॉजी को यहाँ पे पढ़ेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे, तो किस तरीके से ट्राइबल्स को हम काम डाउन करें, शांत करें, और अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है उसको इंक्रीज करें, और ट्राइबल्स को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में हम लें स्लोली स्लोली। एक हम लोग टर्म यूज करते हैं फिजिकल जियोग्राफी में भी, जब हम लोग ट्राइबल पॉलिसीज पढ़ते हैं वहां पर भी। सो दैट टर्म इज ग्रेजुअलिज्म। ग्रेजुअलिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन जियोग्राफी, स्पेशली in physical geography also, in geomorphology and in tribal policies we also say gradualism, कि gradualism gradually मतलब धीरे धीरे जो ट्राइबल्स हैं वो एसिमिलेट हो, आई मीन जो कम्युनिटीज है, जो आम समाज है उससे। और यहाँ पर भी अगर हम उस टर्म को यहाँ से एसोसिएट करें, तो यहाँ पर भी ब्रिटिश हुकूमत का वही एजेंडा था कि ग्रेजुअली जो ट्राइबल्स हैं उनको हम अपने हक में करें, अपनी तरफ कन्वर्ट करें, मोड़ें। और इसी वजह से इस तरह के एक्ट्स आए। और अंदर अंदर जब चीज़ें काम डाउन होंगी तो जो क्रिश्चियन मिशनरी वाला काम है वो तो चल ही रहा था, और उसमें भी बहुत चाल थी। तो उसको फिर हम लोग कभी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट झारखंड से ही रिलेटेड विल्किंसन रूल, जो कि कोल्हान रीजन का है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम लोग उसको देखेंगे। फिलहाल इतना ही। जय हिंद।